कोरोना एक बार फिर देश के लिए चिंता का सबब बन गया है। खास तौर पर महाराष्ट्र में कोविड केसेस की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। कल ही महाराष्ट्र में 23,000 से ज्यादा नए मामले आए, जो हाल ही के दिनों में सबसे ज्यादा है। लिहाजा आज हम इस बुलेटिन की शुरुआत कोविड के बढ़ते केसेस के साथ करेंगे। हमारे साथ यूपी के स्वास्थ्य मंत्री थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, जयप्रताप सिंह जी। कल पीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग में वो शामिल हुए थे, लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले हम कोविड के कुछ आंकड़े आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र वर्सेस पूरा देश किस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये देखिए। 28,903 मामले पूरे देश में 16 मार्च को, वहीं 23,179 मामले 17 मार्च को अकेले महाराष्ट्र में देखे गए। यानी कि महाराष्ट्र की जो कोरोना के संक्रमितों की संख्या है वो पूरे देश के मुकाबले बस थोड़ी ही कम रह गई है। यानी कि अकेले महाराष्ट्र में एपी सेंटर माना जा सकता है कोविड का। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको अपडेट दिखा देते हैं। 23,179 मामले अकेले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। यानी कि लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है संक्रमितों की। महाराष्ट्र में कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 2,039 मामले पंजाब में। वहीं तमाम अन्य राज्यों का अपडेट आपको दे देते हैं। कर्नाटक में 1275 मामले ही सामने आए, जबकि तमिलनाडु में 945, दिल्ली में 536 मामले एक दिन में सामने आए। हरियाणा की बात कर ले, वहां पर 555 मामले देखने को मिले एक दिन में। तो ये तमाम वो राज्य जहां पर संक्रमितों का आंकड़ा एक दिन का हम आपको दिखा देते हैं। नागपुर की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। नागपुर में 3,370 मामले एक दिन में देखे गए। यानी कि नागपुर, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है, वहां पर 3,000 से ज्यादा मामले। मुंबई में 2,377 मामले, औरंगाबाद 1,335 मामले। ये तमाम वो शहर महाराष्ट्र के। ठाणे 493 मामले यहां पर देखने को मिले एक दिन में। चेन्नई में 395 मामले, जबकि अगर बात कर ले सूरत की, वहां पर 315 मामले सामने आए हैं। लगातार मामले बढ़ते हैं, जो कि अब चिंता बढ़ा रहे हैं। राज्यों में कोरोना के केसेस की जो तादाद है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। उनमें गुजरात भी शामिल है। गुजरात का सूरत उन 4 शहरों में से है जहां पर नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियां लागू की गई हैं। लेकिन 2 दिन पहले वहां गुजरात के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जश्न में कोविड प्रोटोकॉल्स की धज्जियां भी उड़ाई गई। वाह, क्या सीन है। हजारों लोग जमा हैं, आतिशबाजी हो रही है। नेताजी के पास जाने की होड़ लगी है। नेताजी को तौला जा रहा है। सूरत में ये सब कुछ हो रहा है कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच। न 2 गज की दूरी का ख्याल, न मास्क से मतलब। हैरान करने वाला ये मंजर है 16 मार्च का, जब गुजरात प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल का बड़े पैमाने पर जन्मदिन मनाया गया। मंच की तस्वीरें देखिए। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। कुर्सियां भी इस तरह लगाई गई हैं कि 2 गज की दूरी का ख्याल नहीं रखा गया है। अब अगली तस्वीर देखिए। नेताजी को तराजू पर शायद सिक्कों से तोला जा रहा है। यहाँ भी खुशी में लोग मास्क लगाना भूल गए, या फिर उनका चेहरा इतिहास में दर्ज हो जाए, इसीलिए उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है। आतिशबाजी की तस्वीर देखिए। जमकर आतिशबाजी हो रही है और आसपास लोगों का रेला लगा हुआ है। ना ही कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल है और ना ही अपनी जिंदगी का डर। ये उस सूरत का सूरत हाल है जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारी चिंता है। गुजरात में कल कोरोना के 1,122 नए केस सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा 312 केस सूरत से हैं, जबकि अहमदाबाद से 264, वडोदरा से 97 और राजकोट से 88 नए केस सामने आए हैं। सूरत में बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सभी स्कूल्स, कॉलेजेस और ट्यूशन क्लासेस को सिर्फ ऑनलाइन संचालन करने का आदेश भी जारी किया गया है। सिर्फ परीक्षाएं ही ऑफलाइन हो सकेंगी। सभी चेक पोस्ट, एंट्री पॉइंट्स और टोल प्लाजा पर कोविड टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। सूरत नगर निगम ने 20 रूट्स पर बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और सिटी बस को बंद करने का फैसला किया है। सभी बागों और शांति कुंजों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का फैसला किया गया है।
बाहर से आने वाले लोगों को 7 दिन के लिए अनिवार्य रूप से होम क्वारंटाइन में भेजने का फरमान भी जारी किया गया है। कोविड रोकने के लिए इतने बड़े पैमाने पर एहतियाती कदम के बावजूद अगर नेता ही नियमों का माहौल उड़ाएं तो कोविड से जंग भारत कैसे जीतेगा। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच जन्मदिन के जश्न की तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन उल्लंघन की एक और तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रतलाम में मौजूद थे, एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। उनके कार्यक्रम के दौरान कहीं भी गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ। कार्यकर्ता बिना सोशल डिस्टेंसिंग के एकत्रित हो गए, जबकि इससे पहले मंत्री जी कोरोना पर लोगों को ज्ञान दे रहे थे। भाजी हुण की हाल है? बड़े बढ़िया भाई जी। सरकार जागरण कर सकती है। कर्फ्यू लगाने के पीछे भी उद्देश्य यही है कि जैसे हम लापरवाह हो गए हैं इस मास्क के प्रति, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति, लापरवाह न है, सैनिटाइज का प्रयोग करें, दूरियां बना के रखें, खांसने छींकने जैसी अगर किसी को शिकायत है तो उससे एक दूरी रखें। कर्फ्यू के पीछे भी उद्देश्य ये है कि जो लापरवाही आ गई अभी वैक्सीन आने के बाद से, वो ना आए। ये कोरोना वापस आ रहा है, इसके लिए अलर्ट किया है, अलर्ट मोड पे लाने की कोशिश है। तो तस्वीरें देखिए, नरोत्तम मिश्रा रतलाम में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। कार्यकर्ता भी उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है, अगल बगल सट के बैठे हुए हैं, आराम से खाने पीने का मजा लिया जा रहा है। और यही नरोत्तम मिश्रा इसी कार्यक्रम में कोरोना पर ज्ञान दे रहे थे कि कैसे गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद उसी की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जो महाराष्ट्र के कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डर और चिंता का विषय दोनों बन गए हैं, क्योंकि वहां पर भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है महाराष्ट्र में जिससे आंकड़ों पर काबू ही नहीं पाया जा पा रहा है? गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले तो आपको ताजा जानकारी दे देना चाहता हूं कि कल रात ही बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक होटल एंड बार में रेड करी थी और वहां करीब 245 ऐसे यंगस्टर्स थे जिनके चेहरे पर ना तो फेस मास्क था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन कर रहे थे। नतीजतन बीएमसी ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि देर रात तक मुंबई में पार्टियां भी हो रही हैं, लोग खासकर कि पढ़े लिखे यंगस्टर्स नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। अब दिलचस्प बात तो यह है कि ठीक 3 दिन पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तमाम राज्य के मॉल ओनर्स और रेस्टोरेंट और बार ओनर्स के साथ मुलाकात करी थी और उन्हें लास्ट वार्निंग दी थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके एस्टेब्लिशमेंट्स खुले रखें तो आपको जो कोविड नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। लेकिन सीधी सीधी बात तो यह है कि ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री की वार्निंग तक का यहां पर अमल नहीं किया जा रहा है। नतीजन न सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे राज्य भर में इस वक्त केसेस बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि मेडिकल एक्सपर्ट्स हर जगह यही कह रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर रूल्स का पालन नहीं हो रहा है, यही कारण है कि राज्य में केसेस बढ़ रहे हैं। कल हमने देखा कि किस तरह महाराष्ट्र में 23,000 से ज्यादा केसेस बढ़ गए थे और नेहा ये पिछले साल सितंबर की पीक के बहुत पास है, यानी 24,886 जो सितंबर माह में रिकॉर्ड किया गया था, 23,000 के ऊपर केसेस का जाना पीक के बहुत ज्यादा पास में है। अब सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि महाराष्ट्र राज्य से ज्यादा सैंपल्स भेजे जा रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में, जिससे पता लगाया जा सके क्या कोई नया वेरिएंट म्यूटेंट आया है जिसकी वजह से ये नए सर्ज आ रही है। हालांकि 1200 सैंपल्स अभी तक एनआईवी पुणे और रिलेटेड ब्रांचेस में भेजे जा चुके हैं, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है अभी भी निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कोई नया वेरिएंट या म्यूटेशन है जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि फरवरी माह से हमने देखा था पहले अकोला, फिर अमरावती और नागपुर में जो सेंटर बना था, यानी विदर्भ में जो सेंटर बना था, अब वो फैल के पुणे, मुंबई इलाकों, मुंबई में खास करके आ चुका है। 2000 से ज्यादा कल मुंबई में केसेस रिकॉर्ड किए हैं। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स और राज्य सरकार अभी भी कह रही है घबराने की बात नहीं है, सिर्फ एक कारण है
क्योंकि जो नए नए केसेस आ रहे हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं, सिम्टम्स उनमें बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। लेकिन असल बात तो ग्राउंड जीरो की यह है कि आज के दिन भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। गंभीर और चिंताजनक स्थिति लगातार महाराष्ट्र में बनी हुई है। इस बीच हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे लगातार आंकड़े जो है महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का सबब बने हुए हैं और ऐसे में वहां पर कई एहतियातन कदम भी उठाए गए हैं। One thing is very clear, as the numbers are increasing, it is a matter of concern, not a second wave exactly, but yes, the numbers are increasing, and I am quite confident that we will be able to reduce it in further some a month. होली मनाना ही है तो वो अपने घर में ही मनाएं और ज़्यादा लोग एकत्र न हो, 100 से ज़्यादा की संख्या में कहीं कोई बड़े कार्यक्रमों में एकत्रित न हो। सब लोगों को जागरूक भी होना पड़ा और शासन ने भी इस संबंध में निर्णय लिए। बिहार का स्वास्थ्य विभाग शुरू से ही गंभीर है कोरोना के हर मामले में। पिछले साल से जब से शुरुआत हुई है और आज तक हर कदम पे बहुत गंभीरता के साथ हम लोगों ने काम किया है, बहुत जिम्मेवारी के साथ, और उसी का आज परिणाम है कि बिहार के अंदर 350 से भी कम कोरोना के मरीज राज्य के अंदर हैं और सचेत होकर निर्णय किए हैं कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होली मिलन का राज्य के अंदर आयोजित नहीं किया जाएगा। भले ही कोरोना को नियंत्रित करने में बिहार सफल रहा है, हम बहुत बेहतर तरीके से प्रबंधन किए हैं, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। पॉजिटिविटी दिल्ली के अंदर एक टाइम पर 15% से ज्यादा थी और WHO का कहना भी था 5% से कम होनी चाहिए और लगातार पिछले कई महीनों से 3-5% से कम है और 2-2.5 महीने से 1% से कम है। यही बेंचमार्क है, 1%, 5% और 5% से ज़्यादा। तो लगातार 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि 1% से नीचे है और अभी भी 0.6% है। जो स्पाइक दूसरा दिख रहा है अब कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं, इस स्थिति के निर्माण में सारी बातें हैं। इसमें बिल्कुल बिना संकोच के कहा जा सकता है, परेशानी यही होती है लोगों को कैसे रोक के रखना। कि लगातार पॉजिटिविटी रेशियो गिर रहा था, कम होते जा रहा था, 1 से नीचे भी आ गया था और उसमें आप फिर कड़ाई कैसे करते। तो ये घटते हुए संख्या में, घटते हुए प्रतिशत में, बढ़ती हुई गतिविधियों में ये स्पाइक दोबारा आया है। लेकिन इस बात से हम गंभीर हैं और इस चीज की गंभीरता को हम निश्चित तौर पर इसकी गंभीरता को समझते हुए हम राज्य में बहुत मजबूती के साथ जो टेस्टिंग के हमारे जो व्यवस्था है उसको फिर से और ज़्यादा हम उसको सुदृढ़ करने जा रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल तरीके से बैठक की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा मुख्यमंत्रियों से कि इस बात पर नजर रखी जाए कि वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाई जाए और वैक्सीन वेस्ट ना हो, खराब ना हो। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है। एक भय का साम्राज्य फैल जाए, ये भी स्थिति नहीं लानी है। और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना,
ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। एंटीलिया मामले में पहले मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी होना और फिर गिरफ्तारी के एक ही दिन बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर हो जाना, ये कोई संयोग नहीं है। इस ट्रांसफर को एंटीलिया केस से अलग करके नहीं देखा जा सकता। बीजेपी पहले से ही केस में परमवीर सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही थी, क्योंकि एनआईए की शक की सुई परमवीर सिंह की तरफ भी घूम रही है। मामले में ये जो सारा घटनाक्रम है, ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते, और इसलिए इसमें कौन कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के एक दिन बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला। जाहिर है एंटीलिया केस से इसका कनेक्शन है, क्योंकि जब से एनआईए ने इस केस की जांच शुरू की थी तब से परमवीर सिंह पर शक की सुई घूम रही थी। इसकी एक नहीं कई वजह। पहली वजह तो खुद सचिन वाजे और परमवीर सिंह की केमिस्ट्री है। जैसे कि एंटीलिया के विस्फोटक कांड में गिरफ्तार सचिन वाजे परमवीर सिंह को ही रिपोर्ट करते थे। 16 साल बाद सचिन वाजे को अदालत के आदेश के खिलाफ जाकर बहाल करने का फैसला भी परमवीर सिंह का था। 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, तो फिर एक बार सचिन वाजे को वापस लाने का प्रयास शुरू हुआ, और सचिन वाजे जो एपीआई है, जैसे ही सचिन वाजे को लिया, एक रात में ये दोनों लोगों को ट्रांसफर कर दिया और पीआई की जगह एपीआई को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट सीआईयू का प्रमुख बनाया गया। सीपी के बाद अगर किसी का कद मुंबई पुलिस में था तो सचिन वाजे का था। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ये बात तो कबूल कर रहा है कि वो इस साजिश का एक हिस्सा है, लेकिन उसके साथ इस साजिश में कौन कौन से वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, उनकी भूमिका के बारे में सचिन वाजे ने चुप्पी साधी है। और सचिन वाजे की ये चुप्पी परमवीर सिंह की संदिग्ध भूमिका पर सवाल उठाती है। एंटीलिया केस में इस्तेमाल की गई इनोवा कार मुंबई पुलिस की है, जो बाद में परमवीर सिंह के ऑफिस के बाहर खड़ी मिली। जैशुल हिंद नाम के संगठन के नाम से आया एंटीलिया संदेश का एक लिंक सचिन वाजे से जुड़ता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक मनसुख हिरेन को पूछताछ के लिए सचिन वाजे दक्षिण मुंबई में पुलिस कमिश्नर के ऑफिस लेकर आया था। एंटीलिया केस में परमवीर सिंह पर शक की बात पर एनआईए की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इसकी चर्चा पहले से ही थी, जो अब परमवीर सिंह के ट्रांसफर के बाद और तेज हो गई। कोई भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन केस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो सही नहीं होगा। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी एजेंसी के पास है, एनआईए हो, एटीएस हो या लोकल पुलिस हो, वो अपना काम कर रहे हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटाकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने भले ही थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की हो, लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीति थमती नजर नहीं आती। जैसे जैसे एनआईए की तफ्तीश आगे बढ़ेगी, नए नए खुलासे होंगे, इस मुद्दे को लेकर सियासत और तेज हो जाएगी। अब सवाल यह है कि एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी कार खड़ी करने के पीछे क्या वाकई परमवीर सिंह की कोई भूमिका थी? सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने सचिन वाजे की कॉल डिटेल खंगाले हैं, जिसमें उसे इस केस से जुड़े कई बड़े नामों का पता चला है। उसमें परमवीर सिंह का नाम है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इस घटना के पीछे सचिन वाजे का क्या मकसद था, ये उसने एनआईए को बताया है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने कहा है कि वो 16 साल सस्पेंड रहने के दौरान अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहता था, और ये वारदात उसने नाम कमाने के लिए की थी। हालांकि एनआईए सचिन वाजे के इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। एनआईए इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि अकेले सचिन वाजे इतनी बड़ी साजिश का इकलौता सूत्रधार हो सकता है। एनआईए ने जब सचिन वाजे को पूछताछ के लिए बुलाया था और 12 घंटे बाद जब उनको गिरफ्तार किया, तब वो अपना मोबाइल फोन लेके नहीं आए थे। लेकिन 2 दिन बाद एनआईए की टीम ने सीआईयू के ऑफिस में रेड कर उनका मोबाइल फोन, आईपैड और साथ ही जो डीवीआर है साकिब सोसाइटी का, वो जब्त किया। लेकिन अब इन पूरे जो डिजिटल एविडेंसेस है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और उसका जो डेटा है उसे डिलीट किया गया है। अब एनआईए पूरी तरीके से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जो जांच रिपोर्ट होगी, वो कितना इसके अंदर से डेटा रिकवर कर पाते हैं उस पर निर्भर है।
एनआईए के सामने सचिन वाजे के खुलासों के बीच परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मंगलवार की रात को मुलाकात की थी, जिसके बाद आज परमवीर सिंह का ट्रांसफर हो गया। जाहिर है एंटीलिया केस में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अब परमवीर सिंह पर एनआईए की नजर है। सौरभ अख्तानिया, मुंबई, आज तक। क्या 25 फरवरी को जब अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी खड़ी मिली, उसके आसपास सचिन वाजे मौजूद थे? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि वहां सीसीटीवी में एक पीपीई किट पहने शख्स की तस्वीर कैद हुई है। अब ये पीपीई किट वाला शख्स क्या सचिन वाजे ही है, इसकी जांच की जा रही है। एंटीलिया केस में एनआईए की शक की सुई सीधे सीधे सचिन वाजे पर जाकर रुक रही है। अभी तक की जांच यही इशारा कर रही है कि अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी खड़ी करने वाला कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे ही है। ये तस्वीर 25 फरवरी की रात की है, जब एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार पार्क की गई थी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स पीपीई किट जैसे पहनकर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में इस शख्स का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना के इस काल में सड़क पर पीपीई सूट पहनकर निकलना कोई शक पैदा नहीं करता, लिहाजा साजिशकर्ता ने इसका भरपूर फायदा उठाया। पर अब सवाल ये है कि ये कैसे साबित होगा कि पीपीई सूट के अंदर सचिन वाजे है, क्योंकि सूट ने चेहरे को छुपा रखा है। तो बस इसी सच को जानने के लिए एनआईए ने यह तस्वीर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी है। फॉरेंसिक टीम से कहा गया है कि वो सचिन वाजे के चलने फिरने के तौर तरीके, चलने के दौरान उनके हाथ और पांव के मूवमेंट, उनके पूरे शरीर की छोटी से छोटी हरकतें चेक करें। सचिन वाजे की असली तस्वीरों से मकसद ये पता लगाना है कि सचिन वाजे कैसे चलते हैं, चलते वक्त उनके हाथ और पांव का मूवमेंट कैसा होता है, उनका शरीर कितना और किस तरफ झुका होता है। यानी कुल मिलाकर उनके वॉकिंग पैटर्न की जांच करनी है। अगर वॉकिंग पैटर्न सीसीटीवी की इस तस्वीर से मेल खा गया तो मान लीजिए कि पीपीई सूट पहने ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे है। ये सोची समझी साजिश के तहत मनसुख हिरन को उसके बाद किसी और ने इंट्रोगेट नहीं किया। तीनों दिन मनसुख हिरन को वाजे ही इंट्रोगेट कर रहे थे और उनके इंट्रोगेशन के बाद मनसुख को वाजे ने ही यह बताया कि भाई तुमको और एजेंसीज इंट्रोगेट कर सकती है, इसलिए एक कंप्लेंट कर दो। और अपने पहचान के लॉयर के पास वो खुद मनसुख को लेकर गए और मनसुख से कंप्लेंट करवाई कि मुझे अलग अलग लोग बुलाते हैं, मेरी बड़े पैमाने पर मुझे पुलिस से तकलीफ है। और जैसे ही ये साबित हो गया तो फिर इस सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा कि 25 फरवरी की रात 100 नंबर पर कॉल करने के बाद लोकल पुलिस से भी पहले सचिन वाजे मौके पर कैसे पहुंच गए थे। यानी एनआईए के शक के हिसाब से सचिन वाजे पहले खुद स्कॉर्पियो लेकर आए, स्कॉर्पियो पार्क की, इनोवा में बैठे, थोड़ी दूर गए और फिर पीपीई सूट उतारा और वापस दोबारा सचिन वाजे बनकर मौके पर आ गए। सौरभ अख्तानिया के साथ दिव्येश। एनआईए का शक क्यों गया, कैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एंटीलिया केस में सचिन वाजे रडार पर आए, पूरा सच जानने के लिए उनके अतीत में झांकना जरूरी है। सचिन वाजे ने 1990 में तब मुंबई पुलिस को ज्वाइन किया था जब मुंबई की सड़कों पर गैंगवार और मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दहशत थी। उसी दौर ने मुंबई पुलिस को कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दिए, जिनमें प्रदीप शर्मा, दया नायक, रविंद्र आंकरे, प्रफुल्ल भोसले और विजय सालस्कर जैसे पुलिस वाले थे। सचिन वाजे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को अपना आदर्श मानते थे। अपनी नौकरी के शुरुआती 13 से 14 सालों में ही सचिन वाजे ने 66 एनकाउंटर किए, जिससे मुंबई पुलिस में सचिन वाजे की धाक जम गई। 2004 में ख्वाजा यूनुस नाम के एक शख्स की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। ख्वाजा यूनुस को मुंबई में हुए एक धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। ख्वाजा यूनुस की मौत के लिए तब 18 पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया गया था। इन पुलिस वालों में सचिन वाजे भी थे। इस मामले में सचिन वाजे की गिरफ्तारी भी हुई। 2007 में सचिन वाजे ने पुलिस फोर्स से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा कबूल नहीं हुआ। 2008 में सचिन वाजे शिवसेना में शामिल हो गए। हालांकि वो कभी शिवसेना के एक्टिव मेंबर नहीं रहे। 16 साल तक पुलिस फोर्स से बाहर रहने के बाद
जून 2020 में सचिन वाजे समेत उन सभी 18 पुलिस वालों को बहाल कर दिया गया जो ख्वाजा यूनुस केस में हटाए गए थे। सचिन वाजे ने दोबारा पुलिस फोर्स में अपनी जिम्मेदारी तो संभाली, लेकिन 9 महीने बाद वो अपनी कारगुजारियों की वजह से दोबारा गिरफ्तार हो गए। मुंबई से सौरव वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है। महाराष्ट्र में लगातार आंकड़ों पर पूरे देश की नजर है। एक बार फिर से 24 घंटे में पूरे देश में 35,871 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 172 मरीजों की जान गई है 24 घंटे में। लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, जो अब परेशानी का सबब बन चुका है। देश में 2,52,364 एक्टिव कोरोना केसेस बताए जा रहे हैं। तो ये नया सर्ज, ये नया उछाल आंकड़ों में देखा जा रहा है। 35,871 नए कोरोना के मामले।